नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार में दो नए मंत्री शामिल होने जा रहे हैं। एक तो पहली बार बन रहे हैं और दूसरे पुराने अनुभवी हैं। उन्हें कौन कौन से विभाग दिए जा रहे हैं, इसकी भी जानकारी सामने आई है। इसे हम गहराई से समझ रहे हैं। वैसे तो पहले ही तारीख तय की गई थी कि 6 या 7 तारीख को कभी भी ये घोषणा हो सकती है, लेकिन बस्तर के जंगलों से जो एक बुरी खबर आई, जिसमें 8 जवान और एक ड्राइवर सहित 9 लोगों की कायरतापूर्वक जिस तरह से नक्सलियों ने हत्या कर दी, उन शहीद जवानों को कंधा देने के लिए मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सहित पूरी सरकार श्रद्धांजलि देते हुए नजर आई। इसलिए राजनीतिक कार्यक्रम रोक दिए गए। कुछ और बड़ी घोषणाएं होने वाली है, इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल बदले हुए हालात में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जिस तरह से 1 साल के बाद खुद को प्रस्तुत कर पा रहे हैं, अब जाकर लग रहा है कि बदले हुए हालात में एक कसावट सिस्टम में देखने को मिलेगी, जिसकी एक तस्वीर गरियाबंद से सामने आई है, जहां प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय खुले मन से साफ तौर पर कह रहे हैं कि ईसाइयों की जो चंगाई सभा होती है उसके माध्यम से धर्मांतरण होता है। ये अब छत्तीसगढ़ में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी प्रदेश के मुखिया के द्वारा इतना खुलकर मिशनरियों के बारे में प्रहार करते आपने इससे पहले शायद नहीं देखा होगा। लेकिन बदले हुए हालात में कभी दिलीप सिंह जूदेव के बेहद करीबी रहे विष्णुदेव साय के इस तेवर को देख के आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में मिशनरियों और हिंदू धर्म के विरुद्ध काम करने वाली ताकतों के विरुद्ध सरकार का एक्शन क्या होने वाला है। ये तस्वीर रविवार की है। गरियाबंद जिले के मुख्यालय के गांधी मैदान में आयोजित राष्ट्र जागरण 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ के दौरान अपनी पत्नी कौशल्या साय के साथ मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने खुले मन से कहा कि मैं जनजाति समाज से आता हूं। सरगुजा संभाग में धर्मांतरण का काम जोरों पर होता रहा है। यहाँ एशिया महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है। स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी जशपुर परिवार से थे। 5 बार सांसद और केंद्र में मंत्री रहते हुए उन्होंने लाखों कन्वर्टेड ईसाइयों के पैर धोकर उनकी घर वापसी कराई है और उनको हिंदू बनाया है। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके। उन्होंने बताया कि जब मैं सांसद था तो लोग कोदो कुटकी महुआ खाते थे। मिशनरी का रिजेक्टेड गेहूं आता था, उसे लेने के लिए धर्मांतरण किया गया। लेकिन प्रदेश में अब भूखमरी के हालात नहीं है, 1 रुपए में राशन मिलता है। हमारा आदिवासी समाज में कन्वर्सन कम हो गया है, बल्कि दूसरे समाज में बढ़ रहा है। जो समाज आदिवासी से थोड़ा समृद्ध है, पढ़े लिखे हैं, ऐसे वर्ग में आज धर्मांतरण ज्यादा हो रहा है। और कहीं न कहीं ये चंगाई उसका एक माध्यम बना है। लेकिन आज ऐसे कितने विधर्मी लोग लगे हुए हैं, कितनी संस्थाएं लगे हुए हैं जो देश को कमजोर करना चाहते हैं, जो सनातन को कमजोर करना चाहते हैं। और विशेषकर हमारे ट्राइबल क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्र में हमारे लोगों को बहकाने का काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ के प्रदेश के मुखिया के इस तेवर को देखकर आपको भी यकीन हो गया होगा कि बड़े साहब अपने तेवर में आ चुके हैं। जिस तरह से वो खुलकर बात कर रहे हैं और खुलकर निर्णय ले रहे हैं, वहां से एक नई जानकारी सामने आई है। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर 2 नए नाम सामने आए हैं। वैसे जगह भी 2 खाली है। पहले माना जा रहा था कि मौजूदा मंत्रिमंडल के कुछ लोगों को उनके कामों के आधार पर हटाया जाएगा और कुछ नए नाम सामने आएंगे। कयास लगाए जा रहे थे। कभी कहा जाता था कि 3 नए मंत्री बनाए जाएंगे, तो कभी कहा जाता रहा 4 मंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ऐसे कयासों के बीच एक पुख्ता और विश्वसनीय जानकारी हमारे पास आई है। उसके अनुसार रमन सिंह सरकार में 15 साल मंत्री रहे अमर अग्रवाल को मंत्रिमंडल में लिया जा रहा है। इसके अलावा दुर्ग से पहली बार विधायक बने गजेंद्र यादव भी मंत्रिमंडल में लिए जाएंगे। जबकि तीसरा नाम छत्तीसगढ़ के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का है, जो जगदलपुर के विधायक हैं। इन्हें भी मंत्रिमंडल में लिए जाने की एक पक्की जानकारी है। लेकिन फिलहाल अमर अग्रवाल और गजेंद्र यादव के नामों की पुख्ता जानकारी हम तक उपलब्ध कराई गई है। पार्टी से जुड़े हुए बेहद विश्वस्त सूत्रों ने जो जानकारी दी है, उनके अनुसार कि यदि अमर अग्रवाल को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो उन्हें पुराने वाले आबकारी विभाग की तरह इस बार भी आबकारी विभाग दिया जा सकता है। जबकि गजेंद्र यादव के लिए
पीएचई विभाग दिया जा सकता है। आबकारी विभाग मौजूदा समय में मुख्यमंत्री के पास है और पीएचई विभाग अरुण साव के पास है। मौजूदा हालात में विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में एक अनुभवी चेहरे की जरूरत थी, जिसकी कमी अमर अग्रवाल के साथ पूरी की जा सकती है। बृजमोहन अग्रवाल सबसे सीनियर मंत्री रहे, 8 बार के विधायक रहते हुए उन्हें मंत्री बनाया गया था, लेकिन लोकसभा की टिकट मिलने के बाद जब वो सांसद हुए तो मंत्रिमंडल में एक सीट खाली हो गई, जबकि एक सीट पहले से ही रिक्त थी। वैसे मंत्रिमंडल को लेकर राजनीतिक पंडित जो गुणागणित लगा रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सरगुजा संभाग से जहां पहले ही 4 मंत्री हैं और बिलासपुर से पहले ही 3 मंत्री हैं, ऐसे में अमर अग्रवाल भला बिलासपुर से कैसे मंत्री बनाए जा सकते हैं, जबकि बस्तर और रायपुर संभाग से तो एक मंत्री ही है, जबकि दुर्ग संभाग से 2 मंत्री हैं। इसके बावजूद बस्तर और रायपुर संभाग से क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से नए मंत्री क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं, तो इस बारे में जो नई जानकारी आ रही है उसके अनुसार क्षेत्रीय संतुलन का इस बार ख्याल नहीं रखा जा रहा है, बल्कि जातिगत समीकरण के हिसाब से गजेंद्र यादव को मंत्रिमंडल में लिया जा रहा है। साहू समाज के बाद सबसे बड़ी ओबीसी आबादी छत्तीसगढ़ में यादव समाज की है, और यदि गजेंद्र यादव को मंत्री बनाया जाता है तो विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में ओबीसी मंत्रियों की संख्या बढ़कर 7 हो जाएगी। बावजूद इसके गजेंद्र यादव के नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है, जबकि किरण सिंहदेव के बारे में जो जानकारी आ रही है उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। यदि केंद्रीय नेतृत्व से 14वें मंत्री की सहमति मिलती है तो किरण सिंहदेव को जरूर मंत्री बनाया जाएगा। साथ ही साथ यह भी जानकारी आई है कि नगरीय निकाय के बाद एक मंत्री यदि बनाए जाते हैं तो वो किरण सिंहदेव ही होंगे। यानी कुल मिलाकर आजकल में जो फैसला होने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में फिलहाल शोक का वातावरण है, जिस तरह से नक्सली हमले में हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हुए, शोक के वातावरण में नए मंत्रियों का बनाया जाना या कुछ समारोह का आयोजन करना राजनीतिक लिहाज से भी ठीक नहीं था, व्यवहारिक हिसाब से भी ठीक नहीं होता और सैद्धांतिक हिसाब से तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। इन्हीं सब बातों के कारण 2-3 दिन के लिए मामला अटक सा गया है। इसलिए बहुत जल्दी जो घोषणाएं होंगी उसमें आप देखेंगे कई सारे कयासों को विराम लगाते हुए अमर अग्रवाल और गजेंद्र यादव के नामों को मंत्रिमंडल में आप देख सकते हैं, किरण सिंहदेव भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। वैसे ये सब इसलिए भी संभव हो पा रहा है क्योंकि जिस तरह से केंद्र ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को फ्री हैंड किया है, निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर दिया है, तो उसके बाद अब लग रहा है कि सरकार कुछ बड़े निर्णय लेगी। जैसा कि आपने वीडियो के शुरुआत में देखा कि जिस तरह से विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री के रूप में चंगाई सभा के आड़ में धर्मांतरण वाले मुद्दे पर खुल के बोल रहे थे, बिना झिझक बोल रहे थे। दरअसल यही उनका असली स्वरूप है। मुख्यमंत्री बनने के बाद जो बंदिशें या कुछ दबाव देखे जा रहे थे, उन दबाव से अब आगे निकलकर आने वाले दिनों में सरकार कुछ बड़े फैसले लेगी। वैसे मौजूदा हालात में छत्तीसगढ़ में भाजपा फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा और इसलिए भी खराब हो रही है क्योंकि बस्तर से जो सूचना मिली कि पत्रकार मुकेश चंद्रकार की हत्या में कांग्रेस से जुड़े हुए एक जिम्मेदार नेता और बहुत बड़े ठेकेदार सुरेश चंद्रकार का हाथ है, तो कांग्रेस जहां पहले इस बारे में इंकार कर रही थी और सुरेश चंद्रकार को कांग्रेस का पदाधिकारी मानने से इंकार कर रही थी, तो वहां कुछ नई तस्वीरें सामने आई है, कुछ नए सबूत सामने आए हैं, जिसके बाद कांग्रेस खेमे की ओर से कोई बयानबाजी नहीं हो रही है। जहां पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक्स के माध्यम से जो प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे, उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर का एक बयान सामने आया है, जिसमें आप देखेंगे कि वो कांग्रेस पर किस तरह से हमलावर है। यहां गौर करेंगे, अभी तक जो लोग मुकेश चंद्रकार और सुरेश चंद्रकार को चंद्राकर लिख रहे थे, उनके बारे में भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने भी स्पष्ट कर दिया है, कांग्रेस से जुड़े ठेकेदार जो कि पदाधिकारी थे, वो आरोपी सुरेश चंद्रकार ही था। देखिए, जो सुरेश चंद्रकार है, जो कांग्रेस के एससी मोर्चा का पदाधिकारी था, इस पत्रकार के कांग्रेस ने बहिष्कार की है। प्रदेश में जहां गंभीर घटना होती है, कहीं न कहीं कांग्रेस का सूत्र उसमें निकल आता है। ये एक चिंतनीय बात है और एक गंभीर बात है।
पत्रकार मुकेश चंद्रकार की हत्या के बारे में जो पोस्टमार्टम से खुलासा हुआ है कि उसके सर के ऊपर 15 फ्रैक्चर थे और भी कई बातें विस्तृत रूप से लिखी हुई है, जिससे पता चलता है कि बेहद नृशंस तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से उसकी हत्या की गई थी और हत्या करने वालों को यकीन था कि वो ऐसा करने के बाद बच जाएंगे क्योंकि उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस की ओर से पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस तरह से खुद को और खुद की पार्टी को बचाने के लिए जो कृत किया, उसके बाद बारी थी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मीडिया सलाहकार पंकज झा की। इस बार भी पंकज झा ने पूरी पोल खोलकर रख दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से उन्होंने एक पत्र जारी किया है। इस पत्र को भी आप देखिए, वो पत्र मेरे पास भी है, आप स्क्रीन में ध्यान से इस पत्र को देखिए। इसमें साफ तौर पर महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस की ओर से नियुक्त किए गए ठेकेदार को पदाधिकारी बनाकर सुरेश चंद्रकार को महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति क्षेत्र में भेजा गया था। जैसा कि इस पत्र में लिखा है, विधानसभा चुनाव 2024 में अनुसूचित जाति के आरक्षित सीटों में पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर नियुक्त करने के विषय में ये जानकारी दी गई है, जिसमें 13 लोगों की सूची है। चौथे नंबर पर साफ तौर पर उसी आरोपी सुरेश चंद्रकार का नाम है, जिसे सुरेश चंद्राकर लिखा गया है। बाकायदा उसका मोबाइल नंबर भी दिया गया है। इस खुलासे के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मीडिया सलाहकार पंकज झा ने भूपेश बघेल द्वारा किए गए पोस्ट की पोल खोलकर रख दी। पहले आप गौर कीजिए कि पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या लिखा था और पंकज झा ने कैसे उनकी पोल खोलकर रख दी। भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए लिखा था, बड़े दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर की मृत्यु के बाद भी सरकार ने अब तक उनके परिवार के लिए किसी प्रकार की सहायता राशि, नौकरी इत्यादि की घोषणा नहीं की। यह तो गलत बात है। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि ठेकेदार सुरेश चंद्राकर 15 दिन पहले मुख्यमंत्री निवास आया था या नहीं, पिछले 15 दिन के मुख्यमंत्री निवास की सीसीटीवी फुटेज और आगंतुक सूची सार्वजनिक की जाए, आगंतुक सूची सार्वजनिक की जाएगी या नहीं, यह सब बिंदु एसआईटी के जांच में शामिल होना चाहिए। भूपेश बघेल का ये ट्वीट करना था और पंकज झा ने जो पत्र सार्वजनिक किया महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से संबंधित, जिससे जाहिर होता था कि ठेकेदार और हत्या का आरोपी सुरेश चंद्रकार कांग्रेस का जिम्मेदार पदाधिकारी था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पंकज झा लिखते हैं कि बड़े ही दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि लगातार दुत्कारे जाने के बावजूद भी कांग्रेस ने चोर से कहो चोरी कर, गृह स्वामी से कहो जागते रह की परिपाटी को छोड़ा नहीं है। बड़े ही दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेता द्वारा एक प्रखर पत्रकार का कत्ल किए जाने के बाद अन्य कांग्रेसियों द्वारा घड़ियालू आंसू भी बहाए जा रहे हैं। बड़े ही दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के एक विंग प्रमुख अनेक मामलों के प्रभारी रहे, अपने नेता को गिरफ्तार होने के बाद भी इंडियन नेशनल कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने उन्हें पार्टी से निष्कासित नहीं किया है। बड़े ही दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस ने एक प्रखर और मुखर पत्रकार को पहले न केवल बहिष्कार किया, अपितु फिर कांग्रेस ने उसकी बर्बर और निशंस हत्या भी की। बड़े ही दुख की बात है कि उसके बाद ऐसे युवा पत्रकार की जिसकी हत्या पर देश रो रहा था, दुनिया ने निंदा की, लेकिन उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने का साहस नहीं जुटा पाई कांग्रेस, जबकि आपके समेत अनेक नेता उस दिन बस्तर में थे। बड़े ही दुख की बात है कि कांग्रेस नेता द्वारा किए गए बर्बर, नृशंस और निर्दयी हत्या के बाद जश्न भी कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी ने मनाया। चंद्राकर जी का पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा के लिए उठा भी नहीं था और उसी बस्तर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष लड्डुओं से तौले जा रहे थे। आतिशबाजियां हो रही थी, गगन गुंजायमान नारे लग रहे थे। बड़े ही दुख की बात है कि एक भ्रष्ट और अनपढ़ कांग्रेसी ठेकेदार बस्तर लूट कर अरबों की जायदाद बना लेता है, कांग्रेस शासन में हेलीकॉप्टर से बारात लाता है और अपने भ्रष्टाचार का रौब गांठते बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं से गलबैया करता है। बड़े ही दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि जांच की दिशा भटकाने और अपनी पार्टी के अपराधी को बचाने इंडियन नेशनल कांग्रेस छत्तीसगढ़ कूट रचना करने, गलत दस्तावेज जारी करने अर्थात वर्षों पुरानी किसी अन्य कार्यक्रम की तस्वीर को भाजपा प्रवेश वाली तस्वीर बताने की घृणित कोशिश करते रंगे हाथ पकड़ी गई। ऐसे ही तमाम आरोपों के साथ जिस तरह से कांग्रेस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा हमलावर होते नजर आ रहे हैं, दरअसल बदले हुए राजनीतिक हालात की तस्वीर है, जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होने के बावजूद कांग्रेस के ऊपर जिस तरह से आक्रामक है, वहीं कांग्रेस पूरी तरह बैकफुट पर नजर आ रही है। राजनीति की ऐसी बदली हुई तस्वीर को आम जनता भी समझ रही है, हम भी समझ रहे हैं। अंदर खाने की ढेर सारी जानकारी आप तक लाते हैं। नए मंत्रिमंडल की नई तस्वीर के अलावा वो सारी बातें जिसे जानना समझना
आपको जरूरी है। अच्छी राजनीति के लिए अच्छे लोग को आना चाहिए। सुरेश चंद्रकांत जैसे लोग यदि राजनीति में रहेंगे तो राजनीति के माध्यम से देश और समाज का बुरा ही होगा। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।